ये हैं आशुतोष व्यास, उम्र 38 वर्ष। साइकिलिंग और रनिंग के कई अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हाल ही में ये लंदन के एडिनबर्ग लंदन की 1560 किलोमीटर साइकिलिंग 124 घंटे में पूरी करके भारत लौटे हैं। इसमें करीब 15,000 मीटर का एलिवेशन भी शामिल है। सफ़र तो सर 6-7 साल पहले से स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट मैंने रनिंग से करी थी, लेकिन उसके बाद मुझे साइकिल का एडिक्शन भी हुआ और स्टार्टिंग वही 10-20 किलोमीटर और 50 किलोमीटर से स्टार्टिंग करी। लेकिन फिर इंदौर में ब्रेवे इवेंट होते हैं जो कि फ्रांस ऑर्गेनाइज़ करता है। इंदौर का एक ग्रुप है, इंदौर साइकिलिंग क्लब, वो इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं इंदौर में। और उसमें जो है आपको अपग्रेड करता है वो आपको साइकिलिंग लेवल आपका, अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस चलाना चाहते हैं हाई डिस्टेंस के लिए, तो उसमें स्टार्टिंग लेवल पे 200 किलोमीटर से वो ब्रेवे स्टार्ट होती है। तो 200, 300, 600, 400 ये 4 सीरीज़ अभी अपने इंदौर में और इंडिया में हर स्टेट्स पे, हर सिटी में ये होती है, जो कि फ्रांस से सीधी चलती है। तो ये चारों इवेंट करने पे आप एक ऐसा सुपर एंडोनियर कहलाते हैं। और सुपर एंडोनियर के ऊपर जब आप जाना चाहते हैं तो उसके बाद ये बड़ी ब्रेवे की, इसको मदर ऑफ ब्रेवे बोलते हैं, जो जिसमें PBP जो फ्रांस की सबसे बड़ी इवेंट होती है, पेरिस ब्रेस्ट पेरिस, जो मैंने 2019 में करी थी 1220 किलोमीटर्स की, और वो फ्रांस की सबसे बड़ी इवेंट है। इसी तरीके से यूके की जो सबसे बड़ी इवेंट होती है, जो यूके ब्रेवे ऑडेक्स यूके जो करवाता है, वो होती है लंदन, एडिनबर्ग लंदन, जो कि 1560 किलोमीटर्स की होती है। ये बेसिकली एक रेस नहीं होती है, एक टाइम बाउंड इवेंट होता है, जिसमें एक टाइम आपको दे दिया जाता है कि 125 ओवर्स हैं, और 125 ओवर्स में आपको ये डिस्टेंस है सेंट्रल लंदन से या डेब्लिन से आपका स्टार्ट होता है, जो कि एडिनबर्ग जाता है, जो कि आपके स्कॉटलैंड की कैपिटल है, और वहाँ से वो टर्न लेके वापस आपका सेंट्रल लंदन या डेब्लिन पे फिनिश होता है। इसमें इन बिटवीन 16-17 कंट्रोल पॉइंट्स रहते हैं उनके, जो कि प्री डिफाइंड रहते हैं, जहाँ पे आपको चेक पॉइंट्स रहते हैं आपके लिए, वो आपको एक ब्रेवेट कार्ड देते हैं। तो आप हर जो कंट्रोल पॉइंट पर जैसे जैसे पहुँचते हैं तो उन कंट्रोल पॉइंट्स पर आपको उनके सील साइन लगवानी पड़ती है। वहाँ पे आपके लिए फूड रहता है और आपके लिए साइकिल मैकेनिक्स रहते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे बेड्स लगे रहते हैं। आपको अगर स्लीप करना तो आप कुछ आवर्स का रेस्ट ले सकते हैं। देन आपको वहाँ शॉवर्स रहते हैं, आप चाहें तो शॉवर ले सकते हैं अगर आपको फ्रेश होना हो। सब मतलब सब फैसिलिटीज़ वहाँ पर सब कंट्रोल्स में रहती है। देन आपको फिनिश करके वापस से इस टाइम लिमिट में इसको कंप्लीट करना रहता है। ये इवेंट थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस इवेंट में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो रहता है वो 2 चीज़ें रहती है। एक रहता है वहाँ का वेदर और सेकंड रहता है वहाँ का एलिवेशन। एलिवेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्लाइम्स काफ़ी हाई और काफ़ी उनका जो ग्रेडियंट है वो काफ़ी ज़्यादा है इस ट्रैक पे। अराउंड 14,500 मीटर्स टोटल एलिवेशन आया है। मतलब आप मानेंगे पर 100 किलोमीटर्स में 1000 मीटर का एलिवेशन आपको इंक्लाइन रहता है इसके अंदर। तो वो इस इवेंट को काफ़ी टफ बनाता है। सेकेंडली इसका जो क्लाइमेट है, इस बार तो हम लकी थे कि बारिश नहीं हुई, अदरवाइज़ काफ़ी बारिश होती है नाइट में भी, और काफ़ी ठंडी बारिश रहती है। तो इस बार तो क्योंकि वहाँ पर सभी जानते हैं हीट वेव चल रही है, तो दिन में काफ़ी गर्मी थी, करीबन 35-37 डिग्री तक टेम्परेचर था। और क्योंकि वहाँ के स्काई काफ़ी क्लियर होते हैं तो वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, 40+। और नाइट में वापस से बिलो 10 डिग्री टेम्परेचर था, तो टेम्परेचर वेरिएशन काफ़ी था, तो वो एक काफ़ी चैलेंजिंग था हमारे लिए। आपने कहा कि जो चेक पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर आप जाकर अपनी एंट्री करवाना पड़ती है, आप रेस्ट कर सकते हैं, तो एक चेक पॉइंट से दूसरे चेक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? वो भी फिक्स डिस्टेंस नहीं होता है। मिनिमम जो डिस्टेंस था 2 चेक पॉइंट के बीच में वो 55 किलोमीटर्स का था, और मैक्सिमम डिस्टेंस था 2 चेक पॉइंट के बीच में वो 113 किलोमीटर्स था। तो ऑन एन एवरेज आप मानेंगे हर 80-90 किलोमीटर्स के बाद जो चेक पॉइंट्स थे, तो 1560 किलोमीटर्स में टोटल 16 चेक पॉइंट प्लस 2 सीक्रेट चेक पॉइंट्स भी होते हैं, जो हमको नहीं पता होते हैं। वो रास्ते में कहीं पे भी रात को खड़े रहेंगे, वो आपको वहाँ पर चेक कर लेंगे, ताकि कोई वहाँ पर शॉर्टकट या बेईमानी टाइप ऐसा कुछ कर नहीं सके। तो 17-18 टोटल चेक पॉइंट्स थे, तो ऑन एन एवरेज 80-90 किलोमीटर्स का आप मान लीजिए। इंदौर से कितने लोग इसमें गए थे? इंदौर से इस बार 2 लोग गए थे। मेरे अलावा डॉक्टर राजू केसवानी जी, जो काफ़ी अच्छे साइकिलिस्ट हैं, वो भी गए थे। अनफॉर्चुनेटली उनका पूरा नहीं हो पाया, उन्होंने आधे में उसको छोड़ा।
लेकिन इंडिया का मैं आपको बताऊं तो इंडिया से इस बार काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। इंडिया इस बार पार्टिसिपेशन में वहाँ पर 3rd नंबर पे रहा है। और सर इंडिया का मतलब पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड इवेंट में इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि आप देखेंगे कि वहाँ पे जो फूड थे वो काफ़ी हद तक मुझे इंडियन फूड ही लग रहे थे। मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे कंट्रोल्स भी मैंने देखे जहाँ पे नॉनवेज ही नहीं था, जनरली ऐसा होता नहीं है। तो मतलब वहाँ पे आपको राइस और आपका हॉट पोटैटोज़ और पास्ता और मिल्क और मतलब बनाना, काफ़ी इंडियन प्रोडक्ट्स आपको थे। तो फूड की कहीं कोई तकलीफ नहीं पड़ी। और अराउंड 170 के अराउंड इंडियन पार्टिसिपेशन था जिन्होंने स्टार्ट करा, जिसमें से 45-47 लोगों ने उसको विद इन टाइम कंप्लीट करा है, जो कि अराउंड 30% सक्सेस रेशो है। और ये रेशो लास्ट टाइम के मुकाबले काफ़ी अच्छा है, क्योंकि लास्ट टाइम तो केवल 10% सक्सेस रेशो था। तो अपन देख रहे हैं कि इंडियन काफ़ी पार्टिसिपेंट भी बढ़ रहा है और सक्सेस रेशो भी बढ़ रहा है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है। फॉरेन पार्टिसिपेंट थे क्या, उनको जल्दी बाहर होना पड़ा इस टूर्नामेंट में? जी बिल्कुल। जिस तरीके से इंडियंस को ज़्यादा ठंड सहन नहीं होती है फॉरेन कंट्रीज़ की, उनको ठंड की आदत रहती है, और फॉरेनर्स जो रहते हैं उनको इतनी गर्मी सहन नहीं होती है। तो एग्जैक्टली वही हुआ। जब फर्स्ट डे का उनका आप देखेंगे तो फर्स्ट डे जब उनको रियलाइज़ हुआ कि इतनी ज़्यादा हीट वेव है, तो काफ़ी लोगों ने तो फर्स्ट डे को उनको क्विट कर दिया था। क्योंकि जब कंट्रोल्स में हम उनसे मिलते थे कंट्रोल पॉइंट्स पे, तो हमको सुनने में आता था कि ड्यू टू हीट वेव किसी ने छोड़ दिया है बीच में से। लेकिन सेकंड डे से मैंने देखा उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी, और वो लोग क्या करने लग गए थे कि वो लोग दिन के 3-4 घंटे सोने लग गए थे। लाइक जब बहुत ज़्यादा हीट रहती थी 1 से 4 बजे तक, उस टाइम वो सोते थे और नाइट को वो राइड करा करते थे। हम जस्ट उल्टा करते थे, हम दिन में चलते थे क्योंकि अपने को वो टेम्परेचर सूटेबल है। हम रात को ही सोते थे 2-3 घंटे, जो भी जितना भी टाइम हमको स्लीप मैनेजमेंट से जितना भी हमारा हो पाता था। वो लोग सेकंड डे से उन्होंने स्ट्रेटजी उनकी चेंज कर दी थी, मैं देख रहा था, और वो लोग दिन में सोने लग गए थे और रात को वो ड्राइव करने लगे थे। क्योंकि 125 आवर्स मतलब 5 डे 5 नाइट। तो फर्स्ट नाइट नहीं सोना था, ये प्लानिंग थी। और सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे 3 डे सोने की प्लानिंग करके गए थे, और 5th डे वापस से नहीं सोना था अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो फर्स्ट डे बिल्कुल नहीं सोया, सेकंड डे 3 आवर्स के मैंने स्लीप ली, और थर्ड डे भी 3 आवर्स। फोर्थ डे को मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोया 4.5 आवर्स, क्योंकि मुझे लास्ट डे नहीं सोना था। इसलिए मैं लगभग पूरी मेरी नींद मैंने उस दिन ली है। फोर्थ नाइट को 4.5 आवर्स की स्लीप ली, और उसके बाद मैं वहाँ से कंटिन्यूसली जो सुबह 6 बजे निकला, तो नेक्स्ट मॉर्निंग 9 बजे ख़त्म किया। तो 27 आवर्स फिर नॉन स्टॉप वहाँ से चला बिना सोए, तब जाके वो विद इन टाइम मेरा फिनिश हो गया है। इसके साथ ही फ्रांस के भी एक अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। 1200 किलोमीटर की ये साइकिलिंग स्पर्धा वे 90 घंटे में करीब 12,000 मीटर के एलिवेशन के साथ पूरी कर चुके हैं। खाने का मैनेजमेंट कैसा रहता है? अब इस कॉम्पिटिशन के बाद जो लोग इस शो को देख रहे हैं वे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपका खाने का मैनेजमेंट क्या रहता है। एग भी नहीं खाता हूँ, अंडा भी नहीं खाता हूँ। तो डाइट जो है उसमें मैं रनिंग भी काफ़ी करता हूँ, तो वीकली मेरा शेड्यूल ऐसा रहता है कि 3-4 डे रनिंग एंड 2-3 डे साइकिलिंग कॉम्बिनेशन रहता है, क्रॉस ट्रेनिंग रहती है। उसमें दोनों का संतुलन बनाए रखना रहता है। लाइक कोई साइकिलिंग की बड़ी इवेंट होती है तो साइकिलिंग का ट्रेनिंग ज़्यादा रहती है, और क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और क्योंकि ये साइकिलिंग रनिंग में कार्ब्स की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा रहती है। मतलब मान के चलिए 80% कार्ब्स का काम रहता है, 20% प्रोटीन का काम रहता है। जैसे कि आप किसी जिम वाले मसलमैन की बात करेंगे तो उसके वहाँ पर रेशो जस्ट अपोजिट रहता है, उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। लेकिन जो केवल साइकिलिंग और रनिंग करता है मेरे टाइप से, उसको कार्ब्स का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है। तो मेरा जो फेवरेट कार्ब फूड्स रहते हैं वो बनाना सबसे पहले, उसके बाद राइस मैं डेली खाता हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा जिसमें मैं राइस नहीं खाता हूँ। देन पोटैटो, सिंपल पास्ता, और यही सब रहता है। तो सिंपल कार्ब्स फूड रहता है, और मिल्क रहता है ज़्यादा मेरे डाइट में, करीबन 1 लीटर सुबह मानिए, 1 लीटर शाम को मानिए, और बाकी ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। अफ्रीका में होने वाले कॉमरेड्स नाम के टूर्नामेंट में भी वे रनिंग के लिए जाने वाले हैं। उसके अलावा साइकिलिंग के अलावा रनिंग में काफ़ी करता हूँ। रनिंग में मैंने 2 बार कॉमरेड्स मैराथन करी है, जो कि साउथ अफ्रीका के डरबन में होती है। 1 साल अप रन होती है, 1 साल डाउन रन होती है। ये बिटवीन डरबन एंड पीटरमार्टिसबर्ग के बीच में होती है। रनिंग होती है, पूरी हिल रनिंग होती है। इसमें भी काफ़ी सारा एलिवेशन रहता है।
ये मैंने 2018 और 19 में बैक टू बैक 2 बार करी है, और इस बार वापस मैं 3rd ईयर नेक्स्ट वीक ही है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक। बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर कोई ठान ले कि मुझे इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है, अपने शहर देश का नाम रोशन करना है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। बहरहाल आशुतोष, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।